सो हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक के लिए हम लोग बातचीत करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडिसेस के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ इंडिसेस के बारे में बातचीत करने के पहले हम लोग मेजर इंडिसेस को देख लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी मेजर इंडिसेस होती है। मेजर इंडिसेस जो होती है वो 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो एनएससी की है, सेकंड कैटेगरी जो है पीएससी की है और थर्ड जो है वो SX40 है जो कि एक इंडिविजुअल इंडिसेस है। फर्स्ट कैटेगरी जो एनएससी की है उस कैटेगरी में कौन कौन से इंडेक्स आते हैं वो देख लेते हैं। पहली जो है निफ्टी 50 है, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 है, फिर निफ्टी 100 है, फिर निफ्टी 200 है एंड देन निफ्टी 500 है। सेकेंड कैटेगरी की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स है, सेंसेक्स नेक्स्ट 50 है, BSE 100 है, BSE 200 है एंड BSE 500 है। और जो थर्ड है वो इंडिविजुअल कैटेगरी की है जो कि SX40 है जिसमें सिर्फ एक ही इंडेक्स आती है। अब बातचीत करते हैं हम लोगों के फर्स्ट एंड जो मेन टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ इंडिसेस के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ इंडिसेस बहुत तरीके की होती है लेकिन 3 तरीके मेजरली देखी जाती है। फर्स्ट तरीका है या फर्स्ट एप्लीकेशन वो इंडेक्स फंड्स हैं, सेकंड है इंडेक्स डेरिवेटिव एंड थर्ड है ETFs जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी बोल सकते हैं। अभी बात करते हैं कि इंडिसेस जो है वो पहले ज़माने में क्या होता था कि हम लोग सिर्फ एक ओवरऑल डायरेक्शन देखने के लिए पूरे स्टॉक मार्केट की उसके लिए उसको यूज़ करते थे, लेकिन अभी जो तीनों एप्लीकेशन बन गई है वो अलग अलग तरीके से यूज़ होती है। अब आ जाते हैं इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि आप नाम देख के ही जान सकते हैं कि इंडेक्स फंड में जो है वो सिर्फ इंडेक्स में ही आप इन्वेस्ट करेंगे। अब क्या होता है कि जनरली इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए जितने भी रिटर्न्स मिलते हैं वो उनको कॉपी करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कॉपी कैसे किया जाए, तो क्या होता है कि इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स हैं और जितने भी प्रोपोर्शंस में स्टॉक्स हैं जनरली एक फ़ंड क्या करता है वो उसी प्रोपोर्शन में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और उतने जैसा ही रिटर्न निकालते हैं। अगर मान के चलते हैं कि इंडेक्स का अगर सालाना रिटर्न 15% आ रही है तो वो फंड्स का भी उसी टाइप से रिटर्न आएगी, लेकिन कभी कभी एक ट्रैकिंग एरर भी होता है। अगर एक एग्जांपल देखा जाए तो अगर सेंसेक्स जो है वो 30 शेयर्स मिलकर बने होते हैं तो 30 स्टॉक्स में जो प्रोपोर्शन में स्टॉक्स जिस अवेलेबिलिटी में होती है फंड्स भी चाहेंगे कि उसी प्रोपोर्शन में वो इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि जितना वो सालाना इंटरेस्ट रिटर्न निकालती है ऑब्वियस है कि फंड्स भी चाहेंगे कि उतना ही रिटर्न उसमें निकले। सेकेंड अगर एग्जांपल की बात की जाए तो निफ्टी 50 जो है वो 50 शेयर्स मिलके बने होते हैं। अब 50 स्टॉक्स में उसी प्रोपोर्शन में अगर कोई फंड इन्वेस्ट करती है तो निफ्टी 50 जितना इन्वेस्ट करती है और जितना रिटर्न निकालती है एक साल में ऑब्वियस है कि वो फंड्स भी इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके उतना ही रिटर्न निकाल सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी फंड डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं ट्रैकिंग एरर होती है। अब हमारा सेकेंड टॉपिक आता है इंडेक्स डेरिवेटिव। इंडेक्स डेरिवेटिव में क्या होता है कि जो भी इंडेक्स है आप उसमें डायरेक्ट ट्रेड या फिर डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि आपको इंडेक्स डेरिवेटिव्स की मदद लेनी पड़ती है। इंडेक्स डेरिवेटिव में क्या होता है कि आप पूरे तरीके से इंडेक्स को नहीं खरीदते बल्कि इंडेक्स डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स को आप खरीदते हैं जिसके लिए आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। अगर उस प्रीमियम से अगर फ्यूचर में अगर प्रॉफिट आती है तो आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन याद रखिएगा कि उसी कैलकुलेशन के हिसाब से आपका लॉस भी बुक होता है। जब भी आप ट्रेडिंग करें तो आप देख के करें और अपनी स्ट्रेटजी बना के करें। अगर डेरिवेटिव की बात की जाए तो 2 पॉपुलर चीज़ें होती है जो कि फर्स्ट है ऑप्शंस एंड देन सेकंड है फ्यूचर्स। अभी क्या होता है कि सभी लोग जितने भी लोग ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल यूज़ होता है वो हेजिंग के लिए होता है। अब हेजिंग क्या होता है? अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपया और आपके जो मार्केट्स हैं वो काफ़ी ऊपर जा रहे हैं और अचानक से सेंटीमेंट अगर बिगड़ा और मार्केट फिर से नीचे आने लगी, तब आप क्या करेंगे? सिंपली से आप पुट ऑप्शन का एक बाई कर लेते हैं और जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती है वैसे वैसे आप प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। प्रॉफिट बुक क्या, आप अपने रिस्क को टॉलरेट करते हैं, रिस्क को बर्दाश्त करते हैं, या फिर उससे आप क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट भी एक जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट फिर से नीचे से ऊपर गई तब आपका जो मेन बैलेंस रहता है, जो मेन अकाउंट का बैलेंस रहता है 1 करोड़, उसमें से आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। पहले जो थी वो हेजिंग के लिए होती थी और अभी इनका जो इस्तेमाल होता है वो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की जो कि है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो ETFs होते हैं।
ETF जनरली इंडेक्स को पूरा कॉपी करने के लिए बनाया गया। क्यों ऐसा होता है? मेन एडवांटेज क्या है कि जो ETFs हैं उसको स्टॉक्स के जैसा ही ट्रेड किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सचेंज में बाय और सेल होते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है कि ETFs के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, जो कि फर्स्ट एडवांटेज आपका आता है कि आप इंट्राडे सेल या बाई कर सकते हैं। इंट्राडे सेल और बाई का मतलब क्या होता है कि आप उसी दिन खरीदेंगे और उसी दिन बेच सकते हैं अच्छा प्रॉफिट लेके। अब क्या होता है कि ETFs में बहुत सारे एडवांटेजेस में एक और एडवांटेज क्या होती है कि आप स्मॉलर डिनोमिनेशन कर सकते हैं, यानी कि जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में मिल रहे हैं, अब आप ETFs में बहुत ही कम प्राइसेस में अलग अलग कंपनीज़ के ETFs भी खरीद सकते हैं। और क्या होता है कि जो लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो कि कोई भी एक म्यूचुअल फंड्स में उतने बेनिफिशियल चीज़ नहीं होती। म्यूचुअल फंड्स में तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो एक दिन बाद दिखाई देते हैं। सो ETFs बहुत मायने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट का प्लान होता है। सो आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात किया, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ इंडिसेस। और एप्लीकेशन ऑफ इंडिसेस में इंडेक्स के बारे में बात किया, इंडेक्स फंड्स के बारे में बात किया, इंडेक्स डेरिवेटिव्स के बारे में बात किया और ETFs के बारे में बात किया। सो आपको और भी क्यूरीज है और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और अपना जो जनरल लाइव शेयर है वो भी करूँगा। सो कीप इन्वेस्टिंग।